एल्पा सक्सेस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, पूर्व की क्लास के अंतर्गत अपन ने समास से संबंधित बात कंप्लीट कर ली थी। इसका मतलब संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास अपने पढ़ लिया था। आज की इस क्लास के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होते हैं अपने पास कौन से शब्द? विकारी शब्द। कौन से होते हैं? विकारी शब्द। और एक होते हैं अपने पास कौन से? अविकारी या अपरिवर्तनशील शब्द। देखिएगा, पहले इनकी एक भूमिका तैयार कर लेते हैं, क्योंकि अपने यदि एक आधारशिला तैयार कर ली तो आधारशिला तैयार करने के बाद अपन इनका क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार से आपको जोड़ना है। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द हैं, जिसके अंतर्गत एक तो है अपने पास कौन से शब्द? विकारी। कौन से शब्द है? विकारी। परिवर्तनशील। कौन से? विकारी, परिवर्तनशील, या अपन कह सकते हैं कौन से? विकृत शब्द। कौन से? विकृत शब्द। क्या हो गए? यानी अपन शब्दों का पहला जो वर्गीकरण कर रहे हैं प्रयोग के आधार पर, वो कर रहे हैं विकारी, परिवर्तनशील या विकृत शब्द। मतलब ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक व काल से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। और ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल से क्या नहीं होते? प्रभावित नहीं होते, उन्हें अविकारी, अपरिवर्तनशील या फिर अविकृत शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविकारी। क्या मित्रों? अविकारी, अपरिवर्तनशील, अविकारी, अपरिवर्तनशील या अविकृत भी कह सकते हैं इन्हें। क्या कह सकते हैं? अविकृत, या फिर अपन नाम देते हैं इन्हें अव्यय। ये प्रकरण दिया होता है अपने को अव्यय शब्द। यानी ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल से प्रभावित होते हैं, उन्हें कहते हैं अपन क्या? विकारी, परिवर्तनशील या फिर विकृत शब्द। और ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल से प्रभावित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी, अपरिवर्तनशील या फिर क्या? अविकृत शब्द। देखिएगा मित्रों, इनके पूर्व में जुड़ा हुआ है अ उपसर्ग। क्या है? इनके पूर्व में अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। इसका मतलब ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल से प्रभावित होते हैं, उन्हें तो क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। और ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल से प्रभावित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी या फिर अपरिवर्तनशील या अविकृत शब्द या अव्यय शब्द कहा जाता है। यदि अपन बात करें कि विकारी शब्द, तो विकारी शब्द अपने पास चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। और अविकारी, अपरिवर्तनशील या अविकृत शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? अपने पास चार प्रकार के होते हैं। यहां से कई बार सामान्य प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं के अंतर्गत कि निम्न में से कौन सा विकारी शब्द है, कौन सा विकारी शब्द नहीं है, या कौन सा अविकारी शब्द है, कौन सा अविकारी शब्द नहीं है। यानी अविकारी कौन सा, अविकारी कौन सा है। तो विकारी शब्दों के अंतर्गत जो ज्ञानार्जन किया जाता है वो किसका किया जाता है? संज्ञा का। किसका? संज्ञा का। किसका मित्रों? सर्वनाम का। किसका किया जाता है? संज्ञा का करते हैं, सर्वनाम का करते हैं, विशेषण का करते हैं। किसका करते हैं? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। और किसका ज्ञानार्जन? क्रिया का ज्ञानार्जन। किसका ज्ञानार्जन? क्रिया का ज्ञानार्जन। यानी संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का और किसका? क्रिया का। इसका मतलब संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण और क्रिया है, वो कैसे शब्द है? विकारी, परिवर्तनशील या फिर विकृत शब्द है। कैसे शब्द है? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल से प्रभावित होते हैं, ये सभी प्रभावित होते हैं। अब देखिएगा, बहुत बार यहाँ सेकंड ग्रेड से बहुत बार प्रश्न उठता है कि निम्न में से विकारी शब्द कौन सा नहीं है। निम्न में से विकारी शब्द कौन सा नहीं है, विकारी कौन सा नहीं है। सीधा सीधा प्रश्न दे देता है,
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और इस जगह क्रिया के साथ जोड़ देता है क्रिया विशेषण। चौथा विकल्प जब देता है तो ये लगभग ये वो विकल्प दे रहा है क्रिया विशेषण। और मित्रों विदित रहे कि क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण अविकारी, अपरिवर्तनशील या फिर क्या अविकृत या अव्यय शब्द होता है जो क्रिया की क्या बताने के लिए, विशेषता बतलाने के लिए क्या होता है, प्रयुक्त होता है। आप देखिएगा यहाँ पर अपन संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा पढ़ने वाले हैं, वो 3 प्रकार की संज्ञा अपने पास, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यदि अर्थ के आधार पर अपन संज्ञा की बात करेंगे तो अपन अर्थ के आधार पर संज्ञा की बात करेंगे तो अर्थ के आधार पर संज्ञा को कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में बांटा जाता है। यदि सर्वनाम की बात करेंगे अपन तो सर्वनामों को कितने भागों में बांटा जाता है? 6 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम की बात की जाती है। यहाँ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और 2 और जुड़े, यहाँ पर एक जुड़ा समूह या समुदायवाचक और एक जुड़ेगा द्रव्य या फिर पदार्थवाचक। पहले मैं एक बार भूमिका की बात कर लेता हूँ कि किस प्रकार से अपने को इनको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिएगा समूह या समुदायवाचक और द्रव्य या फिर पदार्थवाचक है वो अंग्रेजी भाषा से ग्रहित है, हिंदी में विदित रहे। सर्वनाम यानी 6 सर्वनामों का इस जगह ज्ञानार्जन किया जाएगा। और साथ ही साथ यदि विशेषणों की बात करें तो विशेषण अपन यहाँ पढ़ेंगे मित्रों कितने? 5। देखिएगा 5 पढ़ेंगे मित्रों, 4 नहीं। बहुत बार कहते हैं 4 ही पढ़ेंगे, 5वां और पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक विशेषण पढ़ेंगे जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से निर्मित होता है, हालांकि आगे जाकर के गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत उसे सम्मिलित कर दिया जाता है, लेकिन अपन पढ़ेंगे मूलतः कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और एक पढ़ेंगे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। क्या पढ़ेंगे? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। विशेषण में सबसे महत्वपूर्ण विशेषण होने वाला है वो होने वाला है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अगर विशेषण से प्रश्न आता है तो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण से प्रश्न आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वनाम शब्दों से बना होता है। यहाँ अपन पढ़ने वाले किसके संबंध में? क्रिया के संबंध में। क्रिया को अपन विभाजित करते हैं, क्रिया को अपन विभाजित करेंगे इसके यहाँ पर किसके आधार पर? एक तो करेंगे किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। एक तो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कर्म के आधार पर, एक पढ़ेंगे वो किसके आधार पर पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पढ़ेंगे। और एक मित्रों अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके आधार पर? काल के आधार पर। किसके आधार पर? काल के आधार पर। काल के आधार पर, यानी एक तो कर्म के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर और एक काल के आधार पर। कर्म के आधार पर सहकर्मक और अकर्मक पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर अपन पूर्वकालिक क्रिया पढ़ेंगे, आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ेंगे, संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे, नाम धातु क्रिया पढ़ेंगे और सामान्य क्रिया पढ़ेंगे। साथ ही साथ सजातीय क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, सजातीय क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया और सहायक क्रिया की भी बात की जाएगी। काल के आधार पर अपने पास टॉपिक होता है काल। क्या होता है? काल, जो कि पूरा का पूरा किस पर निर्भर करता है? क्रिया पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कि पूरा का पूरा है वो क्रिया पर निर्भर करता है। क्रिया का मतलब होता है काम। अब वो काम कब हुआ तो किसका सूचक बन जाता है? काल का सूचक बन जाता है। यानी हो सकता है कि अपनी क्रिया वाक्य में दी गई हो वो भूतकालिक हो सकता है वो वर्तमान कालिक हो, और हो सकता है वो कैसी हो? भविष्यकालिक हो। कैसी हो? भविष्यकालिक हो। तो मित्रों विकारी, परिवर्तनशील या विकृत शब्दों के अंतर्गत तो अपन पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और किसकी बात? क्रिया की बात। अब मित्रों मैं इस भूमिका को क्यों तैयार करवा रहा हूं? इसका एक मूल उद्देश्य है, इसका एक मूल कारण है कि एक तो आपके भूमिका समझ में आ जाए कि ये विकारी, परिवर्तनशील या विकृत शब्द क्या अविकारी, अपरिवर्तनशील, अविकृत या अव्यय शब्द किस आधार पर होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर होते हैं। जैसे कि पूर्व में अपने पढ़ा और रचना के आधार पर पढ़ा है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, जिनके अंतर्गत क्या पढ़ लिया? संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और क्या पढ़ लिया? समास पढ़ लिया। ठीक है। अब देखिएगा, अब मेरा उद्देश्य है कि आपको बेसिक जानकारी किस किस की है? संज्ञा की है, सर्वनाम की है, किसकी है? विशेषण की है और क्रिया की है। उतनी बेसिक जानकारी आपको किसकी हो जाए? अविकारी, अपरिवर्तनशील या फिर अविकृत शब्दों की भी हो जाए। और इसी हेतु अपन अविकारी, अपरिवर्तनशील या अविकृत शब्दों का विश्लेषण करेंगे। देखिएगा क्या विश्लेषण है अपने पास अविकारी, अपरिवर्तनशील या फिर अविकृत या अव्यय शब्दों का, यानी 4 प्रकार के बता रहे। एक तो है अपने पास क्रिया विशेषण। क्या है? एक तो है अपने पास क्रिया विशेषण।
यानी ऐसे शब्द जो मूलतः क्रिया की क्या बतलाते हैं, विशेषता बतलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि वाक्य लिख दिया अपन ने, देखो एक वाक्य तो मैं इस जगह लिख रहा हूं, देखिएगा, वह सुंदर है, वह सुंदर है, या फिर रमेश सुंदर है, रमेश सुंदर है। और एक वाक्य लिखा है, वह या क्या, रमेश, वह या रमेश सुंदर लिखता है, सुंदर लिखता है, सुंदर लिखता है। दोनों वाक्यों पर गौर कीजिएगा, दोनों वाक्यों के अंतर्गत सुंदर शब्द आया है, दोनों वाक्य में सुंदर शब्द आया। देखिएगा इस जगह भी सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है और इस जगह भी सुंदर शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। दोनों जगह विदित रहे सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिएगा मित्रों, ये सुंदर शब्द विशेषण शब्द है, ये सबको पता है क्योंकि विशेषता बता रहा है, इसका लिए विशेषण शब्द है। ये विशेषण शब्द किसकी विशेषता बतला रहा है? अगर ये विशेषण शब्द क्या कर रहा हो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, उसका में विशेषण का ही काम कर रहा है। लेकिन यदि यही विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बतलाने लग जाए तो क्रिया विशेषण बन जाएगा। यदि अपन सुंदर की बात करें तो सुंदर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, या तो बता रहा है रमेश जो कि संज्ञा शब्द है, और या फिर वह की जो कि क्या है, सर्वनाम शब्द है। क्या है, सर्वनाम शब्द। तो इसका मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की क्या बतलाते हैं, विशेषता बतलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और यहाँ विशेषता बतलाई जा रही है और रमेश या फिर वह की बतलाई जा रही है, जो कि इस जगह सुंदर शब्द है वो क्या है, विशेषण है, और विशेषण का ही क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। यहाँ देखिएगा मेरे पास लिखा वह या फिर क्या, रमेश सुंदर लिखता है। लिखने का काम कौन कर रहा है, लिखना का काम कौन कर रहा है, लिखना क्रिया, लिखता, और क्रिया, इस क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता, और इस क्रिया को संपन्न करने वाले ये हैं अपने पास कर्ता, ये हैं अपने पास क्या, कर्ता। और कर्ता शब्द के अंतर्गत एक तो दे रखा सर्वनाम शब्द और एक अपने की है बात, वो संज्ञा की बात की है। किसकी की है, संज्ञा की। ये सुंदर शब्द किसके लिए आया है, यदि ये संज्ञा शब्द, यदि यह सुंदर शब्द है वो वह या फिर रमेश के लिए आया है। किसके लिए आया, रमेश के लिए आया, तब तो विशेषण है। और यदि ये क्रिया की विशेषता बतलाने के लिए आया है, किसकी, क्रिया की विशेषता बतलाने के लिए आया है, इसका मतलब वो क्या है, क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया की विशेषता बतलाने के लिए आया है तो क्या है, क्रिया विशेषण है। तो इसका मतलब ये क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। किसका काम कर रहा है, क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। देखिएगा सुंदर शब्द किसके लिए आया, लिखने के लिए आया, कि वह या फिर रमेश सुंदर लिखता है। तो जो शब्द जिसके लिए प्रयुक्त हो रहा है वो इसी की तो विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ सुंदर शब्द है वो रमेश या वह के लिए प्रयुक्त हुआ है, और इस जगह सुंदर है वो किसके लिए हुआ है, लिखने के लिए सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः इस जगह सुंदर शब्द है वो क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण है। यानी ऐसा शब्द जो क्रिया की क्या बतलाता हो, विशेषता बतलाता हो, उसे क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है, और क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। देखिएगा मित्रों, यहां पर अपन क्रिया विशेषण चार प्रकार का पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं अपन कालवाचक, एक स्थानवाचक, एक परिमाणवाचक और एक रीतिवाचक। न तो ये सुंदर शब्द काल बता रहा, न स्थान बता रहा, न परिमाण बता रहा है रीति। रीति मतलब ढंग, लिखने का ढंग बता रहा है कि वो लिख कैसे रहा है, सुंदर लिख रहा है। तो ऐसा शब्द जो स्वतंत्र रूप से क्रिया की विशेषता बतलाता हो उसको क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो इसका एक तो पढ़ने वाले अपन यहाँ पर अव्यय शब्दों के अंतर्गत क्या, क्रिया विशेषण। एक पढ़ने वाले हैं अपन, वो क्या पढ़ने वाले हैं, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय कौन से, ऐसे अव्यय शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो संबंध बतलाने का कार्य करते, यानी संज्ञा व सर्वनाम के साथ जुड़ करके अन्य पदों का उनके साथ संबंध बतलाने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। देखिएगा, यानी अगर अपन क्रिया विशेषण शब्द को हटा दें तो वाक्य गलत नहीं होता है, लेकिन यदि संबंध बोधक अव्यय शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुआ और उसे हटा दिया जाए तो वाक्य क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा, इसका फैक्ट है ये। यदि अपन एक क्रिया विशेषण शब्द को हटा दें तो अपना वाक्य शुद्ध रहता है, शुद्ध नहीं होता है। देखो, वह या रमेश लिखता है, वाक्य सही है, वह या रमेश लिखता है, जो है सुंदर लिखता है, सुंदर को हटा दिया, फिर भी वाक्य शुद्ध रहा। लेकिन यहां वाले यदि वाक्य के अंदर से या वाक्य से अपन क्या हटा दे, संबंध बोधक अव्यय को हटा दे, तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब वो संबंध बतला रहा था, वो संबंध खत्म हो गया। देखिएगा, जैसे मैंने कहा मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने मंदिर है, मेरे घर के सामने मंदिर है। मेरे सर्वनाम है, घर संज्ञा है, मंदिर संज्ञा है क्रिया है। इसका मतलब अव्यय शब्द प्रयुक्त हुआ वो हुआ है के सामने। क्या, के सामने, यानी ये क्या कर रहा है, के सामने किसके साथ जुड़ा, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा शब्दों का उनके साथ क्या बतला रहा है, संबंध बतला रहा है। यानी मंदिर का संबंध बतलाया जा रहा है कि मंदिर किसके सामने है, घर के सामने है। अगर अपन इस संबंध बोधक अव्यय को हटा दे के सामने को, तो अपना वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो, मेरे घर मंदिर है, हाँ ऐसा होता कि मेरा घर मंदिर है तब तो सही था, लेकिन ऐसे तो गलत होगा, क्योंकि अपना घर क्या होता है मित्रों, मंदिर ही होता है। तो मेरे घर मंदिर है, मेरे घर मंदिर है, या फिर मेरे घर में मंदिर है, मेरे घर मंदिर है या मेरे घर में मंदिर है, इसका मतलब गलत हुआ क्या, नहीं हुआ, गलत हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब ये क्या बतला रहा था, संबंध बतला रहा था। तो विधि तरह मित्रों देखो, मैं क्यों रूबरू करवा रहा हूं, क्यों, क्योंकि जितना आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया का जितना बेसिक पता है, उतना पता किसका होना चाहिए, अविकारी, अपरिवर्तनशील या अविकृत या अव्यय शब्दों का भी उतना पता होना चाहिए। तो एक हो गया क्रिया विशेषण, एक हो गया संबंध बोधक अव्यय, एक है समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय, एक है समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखिएगा समुच्चय बोधक अव्यय कौन से, समुच्चय बोधक अव्यय कौन से, समुच्चय बोधक अव्यय कौन से, ऐसे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। दो शब्दों, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने वाले अवयवों को क्या कहा जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। कैसे भाई, जैसे अपने कहा राम और श्याम बाजार जा रहे हैं, राम और श्याम बाजार जा रहे हैं। देखिएगा, राम संज्ञा है, श्याम संज्ञा है, बाजार संज्ञा है, जा रहा है या जा रहे हैं क्रिया है। लेकिन यहां एक शब्द आया है और, क्या है, और, जो कि दो संज्ञा शब्दों को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। और दो शब्दों को वापस में जोड़ने का यदि कोई शब्द कार्य करता है, दो संज्ञा शब्दों को, दो सर्वनाम शब्दों को, दो विशेषण शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, उसको कहा जाता है क्या, समुच्चय बोधक अव्यय। और एक और अंश है अपने पास, वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या है, एक है अपने पास विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, शौक, घृणा, प्रसन्नता इत्यादि का क्या करवाते हैं, बोध करवाते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। देखो, जैसे अगर अपन कहते हैं कि काश, क्या, काश में भी, काश में भी ऐसा होता, काश में भी ऐसा होता, क्या प्रकट कर रहा है, ये आश्चर्य प्रकट कर रहा है, आश्चर्य है इसके। लेकिन इस शब्द के लिए क्या कहूं मैं कि काश में भी ऐसा होता, इसका मतलब मन की इच्छाएं उद्दीप्त हो रही है। क्या उद्दीप्त हो रही है, मन की इच्छा। इसका मतलब इच्छा बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय है ये, इच्छा बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिएगा मित्रों, इनके समतुल्य इनको कर लीजिएगा।
कि जितना अपने को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का जितना बेसिक पता है उतना बेसिक पता अपने को किसका होना चाहिए? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक का पता होना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों अपन एक निपात की भी बात करेंगे। इसकी निपात की भी, ये निपात भी अव्यय के समान ही होते हैं, लेकिन ये पहले वाले शब्द पर जोर डालने का कार्य करते हैं। जैसे ही है, भी है, तो है, क्या करते हैं ये पहले वाले शब्द पर जोर डालने का कार्य करते हैं। परिभाषा दोनों की समान ही है, लिंग वचन कारक काल से प्रभावित ये भी नहीं होते, लेकिन ये पहले वाले शब्द पर जोर डालने का कार्य करते हैं। कैसे? जैसे मैंने वाक्य लिख दिया, मैं जयपुर भी गया था। मैं जयपुर भी गया था, मैं जयपुर भी गया था। ये भी शब्द जयपुर पर जोर डाल रहा है और ये भी क्या है? निपात है। क्या है? निपात है। मैं सर्वनाम है, जयपुर संज्ञा है, गया था, गया जाना क्रिया है, था सहायक क्रिया है। जाना मुख्य क्रिया और था सहायक क्रिया है। ठीक है, वाक्य का विश्लेषण क्या हो? वाक्य के अंतर्गत क्या क्या लिया हुआ है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है या फिर निपात है। इनके अलावा तो मित्रों कुछ होता ही नहीं वाक्य। या तो कोई संज्ञा शब्द होगा, या सर्वनाम होगा, या विशेषण होगा, या क्रिया होगी। बिना क्रिया के तो वाक्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि क्रिया वाक्य की आत्मा होती है। क्या होती है? क्रिया को वाक्य की आत्मा कहा जाता है। इसका मतलब इसी जगह से निकल जाता है, चाहे वो संज्ञा की बात करें, सर्वनाम की बात करें, विशेषण की बात करें, क्रिया की बात करें। देखिएगा, ये मैं सर्वनाम शब्द है, यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये फर्स्ट प्रश्न है। जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गया जाना क्या है? क्रिया है, था क्या है? सहायक क्रिया है, और भी क्या हो गया? निपात हो गया। क्या हो गया? भी क्या हो गया? निपात हो गया। इसका मतलब अपन ने दो अंश बना लिए। एक तो विकारी, परिवर्तनशील या विकृत शब्द, जो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, जिसमें आपको पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या? क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और एक पढ़ना है, वो पढ़ना है अपने को क्या? अविकारी, अपरिवर्तनशील, अविकृत या अव्यय शब्द, जो कि कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? जो कि कितने प्रकार के मित्रों? 4 प्रकार के हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत एक तो अपने पास क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। एक है अपने पास संबंध बोधक अव्यय, एक है समुच्चय बोधक अव्यय, एक विस्मयादि बोधक अव्यय। विदित रहे क्रिया विशेषण वे शब्द है जो स्वतंत्र रूप से क्रिया की क्या बतलाते हैं? विशेषता बतलाते हैं। स्वतंत्र रूप से क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है। और संबंध बोधक अव्यय किन्हें कहा जाता है? ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों का उनके साथ संबंध बतलाने का कार्य करते हैं। जैसे अपने लिखा है कि मेरे घर के सामने मंदिर है। यहां पर मेरे सर्वनाम है, घर संज्ञा है, मंदिर संज्ञा है, होना क्रिया, और के सामने शब्द है वो है संबंध बोधक अव्यय। कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय, जो कि क्या कर रहा है? आपस में घर तथा मंदिर के बीच एक संबंध प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है? संबंध प्रकट कर रहा है, क्योंकि मंदिर तो है लेकिन वो है कहां? घर के सामने है। क्या है? घर के सामने। तो विदित रहे संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों का उनके साथ संबंध बतलाए तो उसको कहा जाता है संबंध बोधक अव्यय। एक है अपने पास समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे अव्यय शब्द जो दो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों या फिर दो या दो से अधिक वाक्य वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। देखिएगा कैसे, जैसे राम और श्याम बाजार जा रहे। राम और श्याम बाजार जा रहे। राम और श्याम संज्ञा शब्द है और इन संज्ञा शब्दों को आपस में क्या करने का काम कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। मतलब दो संज्ञा शब्दों को और से क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब दो संज्ञा शब्दों को, दो सर्वनाम शब्दों को, दो विशेषण शब्दों को आपस में यदि जोड़ने का कार्य करे तो उसको क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। हालांकि वाक्यों को भी जोड़ सकता है। विस्मयादि बोधक अव्यय, ऐसे अव्यय शब्द जो विस्मय, आश्चर्य, शौक, घृणा, प्रसन्नता इत्यादि के भावों का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। कई बार अपन भय के संबंध में कहते हैं ना, देखो भय के संबंध में कहते हैं, जैसे कि अपन ये कहते हैं क्या? बाप रे, क्या? बाप रे, हाय, बाप रे हाय, मर गया रे।
बाप रे हाय मर गया रे, बाप रे हाय मर गया रे। देखिएगा, बाप रे हाय मर गया रे, इसका मतलब भाव उद्दीप्त हो रहे, किसके? भय के। किसके उद्दीप्त हो रहे? भय के। वहां किसके हो रहा है? इच्छा का। काश में भी ऐसा होता। इसका मतलब अपन मन की क्या प्रकट कर रहे हैं? वहां पर इच्छा प्रकट कर रहे हैं। क्या प्रकट कर रहे हैं? इच्छा प्रकट कर रहे हैं। और एक कह रहे हैं अपन क्या? बाप रे हाय मर गया रे। ये किसकी स्थिति है मित्रों? ये भय की स्थिति है। किसकी स्थिति है? भय की स्थिति है। तो ऐसे अव्यय शब्द जो विस्मय, आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रसन्नता इत्यादि के भावों का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? विस्मय आदि बोधक अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्मय आदि बोधक अव्यय कहा जाता है। एक अपन ने बात कर ली, वो किसकी बात कर ली? निपात की बात कर ली। किसकी बात कर ली? निपात की बात कर ली। निपात की बात की जाएगी। इसका मतलब विदित रहे कि अब अपन अगली क्लास के अंतर्गत जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? प्रयोग के आधार पर शब्द पढ़ेंगे। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। अब पता चल गया होगा मित्रों प्रयोग के आधार पर कौन कौन से शब्द है और कौन कौन से शब्दों का ज्ञान करना है। विकारी शब्द और एक कौन से? अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण और क्या है? क्रिया है। विदित रहे। और अविकारी, अपरिवर्तनशील, अविकृत या अव्यय शब्द चार प्रकार के हैं, जो कि क्या है? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और क्या है? विस्मय आदि बोधक अव्यय। साथ साथ अपन बात करेंगे वो किसकी करेंगे? निपात की भी बात करेंगे। तो मित्रों अगली क्लास के अंतर्गत अपन जो प्रकरण प्रारंभ करेंगे वो प्रकरण रहेगा अपना संज्ञा। क्या रहेगा? संज्ञा। विदित रहे कि मित्रों संज्ञा को अच्छी प्रकार से पढ़ा है तो अपन क्या कर सकते हैं? आसानी से लिंग और वचन आसानी से कर सकते हैं। लिंग और वचन सभी के सभी किस पर आधारित है? संज्ञा पर आधारित है। किस पर आधारित है? संज्ञा पर आधारित है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों। बने रहिए अल्फा सक्सेस एकेडमी के साथ और लगातार पढ़ने का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।